तो आज के टेस्ट में मजा आया। देखते हैं कितना मजा आया। पहली बात तो मैंने ये टेस्ट 40 मिनट का रखा था और आपको 40 मिनट में पूरा करना। विच वन इज करेक्ट? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर रिकमेंडेटरी। दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी बाय आईसीएआई। तीसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी बाय कंपनीज एक्ट 2013। और चौथा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर टू बी अप्लाइड इन इंडिपेंडेंट ऑडिट। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका मालूम है। जब तक तीन गलत सिद्ध नहीं हो जाते हम चौथे पर साइन नहीं करते हैं, हम चौथे को सही नहीं करते हैं। आइए तीन गलत छांटे तो चौथा सही हो, मतलब तीन सही छांटे तो चौथा गलत मिले। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी बाय आईसीआई, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर मैंडेटरी बाय कंपनीज एक्ट 2013, बिल्कुल सही। क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 में साफ कहा गया है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट होना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू बी अप्लाइड इन इंडिपेंडेंट ऑडिट, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा है हर इंडिपेंडेंट ऑडिट पर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करना है। तो भाई साहब, इनकरेक्ट होने के कारण ए सही है। Which one is incorrect? Standards are on auditing are recommendatory. No, they are mandatory. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर एप्लीकेबल व्हेन, पहला, एनी ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इंडिपेंडेंट। हाँ, कोई भी ऑडिट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट होगा तो ऐसे लगेगा। ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड थोड़ा कम सही है, ये ज्यादा सही था। इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, दादा इंटरनल ऑडिट के लिए उनके अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उनका नाम होता है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, सीआरस। इसलिए एसेज आर एप्लीकेबल व्हेन एनी ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड विच इज इंडिपेंडेंट ऑडिट। तीसरा, नॉन कंप्लायंस विथ ऐसे से क्या होगा? अगर आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नॉन कंप्लायंस किया तो मैंने आपको बताया था, पहले तो होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दूसरा 143(10) का भी कॉन्ट्रवेंशन होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रवेंशन अंडर कंपनीज एक्ट। यानी इसका आंसर आएगा बोथ। फिर आती है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। मैंने आपको बताया था कि ऑडिट तो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ही। 5 मिनट तक हमने चर्चा की थी कि इंटरनल ऑडिट क्यों अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करता है। तीसरा, रिव्यू, वो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है। लेकिन किसी की बुक्स लिखना, अकाउंटिंग करना, वो रिलेटेड सर्विसेज में आता है, इसलिए वो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं। इसके बाद हम आए थे कि लेवल ऑफ अश्योरेंस एक्सप्रेस लिमिटेड इज लिमिटेड अश्योरेंस कहाँ कहाँ दिया जाता है? भाई साहब, रिव्यू में तो दिया ही जाता है। और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो जो घटनाएं अभी घटी ही नहीं है फ्यूचर में घटेंगी, उनके लिए आप रीजनेबल एश्योरेंस दे ही नहीं सकते, वहां आपको लिमिटेड एश्योरेंस ही देना पड़ेगा। और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फोरकास्ट भी जुड़ी होती है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जुड़े होते हैं, वहां भी हम कौन सा ओपिनियन एश्योरेंस देते हैं? लिमिटेड। तो तीनों ही केसेस में चूंकि लिमिटेड एश्योरेंस जाएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। ये आपको दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक्स को इनवाइट किया कंपाइल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जेड लिमिटेड और उसकी 24 ब्रांचेस। कंपाइल करने के लिए दिया है, ऑडिट करने के लिए नहीं दिया। कंपाइल करने के लिए दिया है मतलब अकाउंटिंग करके उनको इकट्ठा करने के लिए दिया है। तो ये रिलेटेड सर्विसेज है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर एश्योरेंस सर्विसेज है ही नहीं। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, कंपाइल। कंपाइल मतलब चीजों को कंपाइल करना, उसमें अकाउंटिंग
स्किल लगती है, ऑडिटिंग स्किल नहीं लगती। इफ रीजनेबल assurance इज एक्सपेक्टेड ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल अश्योरेंस दे दिया जाए, भाई साहब जो घटनाएं अब तक घटी ही नहीं है उनके बारे में आप ये कह दो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं, तो भाई साहब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो अपने आप में होगा ही होगा और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड भी होगा। इसलिए ये क्या होगा, बोथ होगा। इसलिए सीधा सीधा सा आंसर है कि क्वेश्चन 7, अगर रीजनेबल अश्योरेंस एक्सप्रेस किया गया है ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट वुड बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होगा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड भी होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू टेस्ट सीरीज जनवरी और मई 24 के इन पेपर्स को। आपको अगर ये पेपर डाउनलोड करना है, आप auditrix.com पे जाइए, वहां से आपको ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं है। मैंने आपको कितनी ही बार बताया कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड नहीं है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड में एसए, एसई, एसआरई और एसआरएस आते हैं, एसक्यूसी नहीं आता। इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देता है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप रिव्यू दे रहे हो तो आप क्या कहते हो, वी हैव अप्लाइड लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ वी बिलीव दैट prima facie there is no misstatement, prima facie there is no misstatement. It means you are giving which assurance, negative assurance. In our opinion there is no misstatement, while जब हम ऑडिट करते हैं तो हम देते हैं पॉजिटिव एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ हम बोलते हैं वी डिड नॉट कम अक्रॉस एनी आइटम which suggest that financial statements are materially misstated, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव एश्योरेंस होता है इसमें रिव्यू में। उसके बाद हम आए थे एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी गिवन बाय ऑडिटर ड्यू टू फैक्टर। भाई साहब मैं एश्योरेंस एंगेजमेंट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ऑडिट की प्रोसीजर की लीगल की प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, यूज ऑफ टेस्ट चेक। दूसरा, मैं ऑडिटर हूं, मैं सिर्फ परसुएसिव एविडेंस ही मुझे मिलते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस तो मिलते ही नहीं है। परसुएसिव एविडेंस मतलब जो मैनेजमेंट मुझे दे देता है, मुझे उसे मानना पड़ता है कि ये सही है। मैं फोर्जरी के लिए भी अथेंटिक आदमी नहीं हूं कि मैं फोर्जरी चेक कर लूं, ना ही मैं इन्वेस्टिगेटर हूं कि मैं फोर्ज डॉक्यूमेंट को चेक कर लूं। तो ये भी मेरी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का ही एक लिमिटेशन है। तीसरा, मैं इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा करके अपनी ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करता हूं। इसलिए मेरे दोस्त बहुत क्लियर है कि उपरोक्त तीनों ही इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हैं। ये थे मेरी नई टेस्ट सीरीज के पहले 10 MCQ क्वेश्चंस, जिसको आपने सही ही किया होगा। इसके बाद आते हैं 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में दिए। कीर्ति एक सीए स्टूडेंट है, उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन की है रेपुटेड ऑडिट फर्म में। उसका कहना है कि ऑडिट एंगेजमेंट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। Her understanding is that audit engagement is the only kind of assurance engagement in which practitioner gives a written assurance report in appropriate form. However, her friend Somaya does not agree with her. She is of view that assurance engagement are not restricted to audit alone. Besides, Somaya also thinks that assurance engagement can relate to matter other than historical financial information.
whose view appears to be correct, state with the reason. जितनी बार मैंने आपको ऑडिट लिखने की प्रैक्टिस कराई है, उतनी बार मैंने आपको कहा है कि आपको हमेशा आउटपुट पर फोकस देना है। बहस चल रही है कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में सिर्फ ऑडिट आता है। दूसरी बहन बहस कर रही है, वो कह रही है नहीं, ऑडिट ही नहीं आता, बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, इवन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली सर्विसेज भी आती हैं। तो हमको ये क्लियर हो गया है दैट सोमैया इज करेक्ट। पर उसको करेक्ट सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई साहब, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप लिखोगे अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद लिखोगे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट दो टाइप के होते हैं, पूरा डिटेल में थ्योरी बना के। एक होते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिर दो पार्ट करके थियरी में बताओगे, ऐसा चार्ट बना के नहीं, थियरी में बताओगे कि उसमें एक होता है जिसमें हम देते हैं रीजनेबल अश्योरेंस और एक होता है जिसमें हम देते हैं लिमिटेड अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस वाले को हम ऑडिट कहते हैं और लिमिटेड एश्योरेंस वाले को हम रिव्यू कहते हैं। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बने होते, उन पे जब लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिंपली अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसलिए ये कहना कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में सिर्फ ऑडिट आता है, गलत बात है। इसमें इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन भी आता है, इसमें अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन का भी एग्जामिनेशन आता है। तो भाई साहब, जो ऑडिट है वो अकेला ही अश्योरेंस फंक्शन नहीं है। इतना डिटेल में आपको ये देना था। इसके बाद ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर relevant information is properly disclosed in financial statement explained with reference to scope of audit। मैंने बार बार बोला, सबसे पहले टेल पकड़ो, सबसे पहले पूंछ पकड़ो, पूंछ पकड़ कर देखो कि क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर से वो जो लाइन थी जिसमें स्कोप में ये था कि ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पहले तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ चेक करेगा। दूसरा ये देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके बनाए गए हैं। तीसरा ये देखेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली और एक्सेप्टेबल अप्लाइड है, एक्सेप्टेबल है और कंसिस्टेंट है, अप्लाइड है। अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है। और पांचवी बात जो वो देखेगा कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज एज पर स्टेच्यूट ऑल्सो। यानी पहले तो मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने हुए हैं। दूसरी बात मैं बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हुए हैं। तीसरी बात मैं बोलूंगा अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो एक्सेप्टेबल है एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेशन में है। चौथी बात मैं बोलूंगा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल है। पांचवी बात मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लॉज एंड रेगुलेशन का पालन करते हुए बनाए गए हैं। इतनी चीजें जब देखेगा ऑडिटर, तब वो जाकर के कहेगा कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है और प्रेजेंटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी बातें अपनी पढ़ी हुई हैं, कोई भी नई बात नहीं। JK Limited was having pager manufacturing plant and looking at demand was view that company will grow continuously in future, but with the introduction of mobile phone, the plant was shut down completely. Shareholders of the company were of the view that auditors failed to perform their duty and have not informed to them about company's inability to continue its business. Otherwise, they might have not suffered the loss. List down the factors giving rise to inherent limitations due to which auditor cannot provide guarantee that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। मैंने कहा था पूंछ पकड़ो, पकड़ो वापस से इसकी पूंछ।
ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे क्या बोला, लिस्ट डाउन factors giving rise to inherent limitation due to which auditor cannot provide a guarantee that financial statement are free from material misstatement from fraud and error. अब कुछ लोगों ने ये गलती की है इस क्वेश्चन में कि उन्होंने कहा ठीक है इनहेरेंट लिमिटेशन में फ्यूचर इवेंट वाली जो इनहेरेंट लिमिटेशन है बस वही लिखना है। अगर फ्यूचर इवेंट वाली एकमात्र लिमिटेशन लिखना होती मेरे बंधु मेरे बांधव मेरे मित्र, तो फिर वो यहाँ लिस्ट डाउन वर्ड क्यों यूज करता, फैक्टर्स वर्ड क्यों यूज करता है? यानी वो ये चाहता है कि तुम सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट लिखो और तुम्हें सारी की सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट लिखनी थी। भाग गए अगर तुम गच्चा, नहीं है ये बिल्कुल अच्छा। ध्यान रखिए, लिखते रहेंगे तो टिके रहेंगे। थ्योरी में गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता, थ्योरी में क्लास में पढ़ाने से कुछ नहीं होता, थ्योरी में क्लास में समझ में आने से भी कुछ नहीं होता। जो होता है अपनी कलम को घिसकर वहां लिखने से ही होता है। और जितनी आप मेरी इस न्यू टेस्ट सीरीज के साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपका जनवरी अटेम्प्ट और आपका मई अटेम्प्ट जो भी अटेम्प्ट है सुधर जाएगा। बने रहिए ऑडिट ट्रिक्स चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।